जय हिंद दोस्तों। मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागरिकता चैप्टर के बारे में, यानी अंग्रेजी में बोलूं सिटीजनशिप चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। आप सभी को पता है कि नागरिकता को लेके अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बातें रही हैं। तो करंट अफेयर में इसके क्या मुद्दे रहे हैं और इसके बेसिक क्या क्या प्रावधान है, हम देखेंगे भाई। लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भाग से, अनुच्छेद से, कौन से देश से नागरिकता ली गई है, नागरिकता का प्रावधान भारत में किस प्रकार का है। पिछले 30 से 35 सालों में ज़्यादातर 90 से 95 क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं, जिस नागरिकता की हम बातें कर रहे हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भाई भाग 2 में आपकी नागरिकता के बारे में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। अब हम देखेंगे कि हमने जो नागरिकता ग्रहण की गई है हमारे देश में वो किस देश से ली गई है। तो वो ली गई भाई ब्रिटेन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भारत में कैसी नागरिकता है, यानी नागरिकता का प्रावधान कैसा है। तो भारत में इकहरी नागरिकता है। अभी देखेंगे कि इकहरी नागरिकता क्या होती है और दोहरी नागरिकता क्या होती है। ठीक है। तो अगर भारत में इकहरी नागरिकता है तो क्या कोई ऐसा भी देश है जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो। तो भाई इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ऐसा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता के बारे में प्रावधान है। तो अब हम देखेंगे इकहरी नागरिकता क्या होती है और दोहरी नागरिकता क्या होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं अपने भारत को लेके और अमेरिका को लेके। जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये अमेरिका है। इंडिया में आपको पता है कि 28 राज्य है, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं अमेरिका में जो है 50 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अब हमारा क्या है, हमारा जैसे मैं एक उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूँ। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ। नहीं, नागरिक मैं पूरे भारत का हूँ। ठीक है। पूरे इंडिया का मैं नागरिक हूं, ना कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। यानी इसमें यह बताया गया है कि 28 राज्य जो हैं, राज्य के आधार पर नागरिकता नहीं है। नागरिकता सिर्फ केंद्र के आधार पर है, सेंटर के आधार पर है कि हम सिर्फ भारत की ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में जैसे 50 राज्य हैं। मैं कोई से एक राज्य का एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने अभी उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लिया है। जैसे मैं लेता हूँ कैलिफोर्निया का। जैसे अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया। तो इसमें क्या है, मान लो कोई ए नाम का व्यक्ति है, अब वो कैलिफोर्निया में रहता है। तो ए नाम के व्यक्ति को कैलिफोर्निया की तो नागरिकता मिलेगी ही, बल्कि उसको अमेरिका देश की नागरिकता मिलेगी। यानी उसके पास देश की नागरिकता भी है और उसके पास राज्य की नागरिकता भी है। तो उसके पास दो दो नागरिकता हो गई, जिसे हम दोहरी नागरिकता कहते हैं। वहीं मैं अगर बात करूं अपने देश में, तो उत्तर प्रदेश में मान लो मैं रहने वाला हूं, तो मुझे उत्तर प्रदेश की कोई भी नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि मुझे सिर्फ इंडिया देश की ही नागरिकता मिलेगी। तो आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे भाई। ठीक है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 5 क्या कहता है भाई। अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान के प्रारंभ के समय, जब संविधान बना था, जन्म, वंश, पंजीकरण तथा देशीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान। यानी मैं आपको बता दूं कि जब संविधान बना था तब के बारे में बोल रहा है। अभी थोड़ा सा जब हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से 5 प्रकार से हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। यानी इसने सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 5 में बताया है कि हम किस प्रकार से नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। यानी ग्रहण अर्थात कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय पर नागरिकता
उस समय नागरिकता प्राप्त करने के क्या प्रावधान थे। तो मैं आपको अगर थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँ अनुच्छेद 5 को, तो सबसे पहली शर्त इसमें ये थी कि जो व्यक्ति, जब संविधान का प्रारंभ हो रहा है, उसके पास पहली बात तो भारत का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल मतलब बोल तो अधिवास, हिंदी में बोल तो अधिवास। दूसरा यह है कि या तो उस व्यक्ति का, या तो उस व्यक्ति का, मान लो वो व्यक्ति मैं हूं, मान लो वो व्यक्ति मैं हूं, या मेरे माता का, या मेरे पिता का, इनमें से किसी का भी एक व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, यानी डोमिसाइल तो हो ही हो, उसके साथ क्या शर्त है, उसके प्लस में शर्त यह है कि या तो मैं भारत में जन्मा हूं, या मेरे माता भारत में जन्मी हो, या मेरे पिता भारत में जन्मे हो। ठीक है, अगर देखो डोमिसाइल तो शर्त रहेगी रहेगी, अगर ये आपकी शर्त फुलफिल नहीं कर पाता मान लो स्लाइड, तो क्या होगा तीसरी शर्त कि मैं 5 वर्ष से भारत में रह रहा हूं। तो ये प्रावधान थे अनुच्छेद 5 के बारे में। तो आई होप भाई आप अनुच्छेद 5 को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के बारे में अधिकार। आप सभी को पता है कि जब भारत आज़ाद हो गया था तो ये बोला था कि जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान चला जाए, जो भारत आना चाहता है वो भारत आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 6 इसी के बारे में चर्चा करता है कि वे लोग जो भारत आ गए हो पाकिस्तान से। ठीक है, याद करने का तरीका है कि बिद आपकी आप याद करो, कैसे भी याद करो, मेन बात यह है कि भाई याद होना चाहिए। जैसे मैंने तो याद किया होगा कि हम छक्का मार के इंडिया में आ गए भाई। क्या कोई डेट भी निर्धारित की गई थी भाई कभी? तो भाई एक डेट थी 19 जुलाई 1948। इस डेट से पहले हम क्या है ना, इस डेट से पहले कि हम भारत आ गए हो भाई। तो ये क्या है, अनुच्छेद 6 बताता आपको। अब अनुच्छेद 7 के बारे में चर्चा करेंगे। देखो अनुच्छेद 6 आपको बताया था कि वे लोग जो भारत आ गए हो, ठीक है, 19 जुलाई से पहले। अब अनुच्छेद 7 क्या है, जो पाकिस्तान को चले गए हो। ठीक है भाई, अनुच्छेद 6 भारत आ गए, अनुच्छेद 7 पाकिस्तान चले गए। बहुत सिंपल है भाई, छक्का मार के इंडिया में आ गए, अगले पड़ाव पे हम क्या है, पाकिस्तान चले गए भाई। ठीक है, अब अगला देखेंगे अनुच्छेद 8 के बारे में। आप सभी को पता है कि हम या हमारे घर में से या हमारे पड़ोस में से या हमारे रिश्तेदारों में से कभी ना कभी लोग बाग बाहर जाते रहे हैं, या तो वो रोजगार के सिलसिले में रहे, नौकरी के सिलसिले में रहे, मतलब व्यवसाय के सिलसिले में रहे हो, तो उनकी नागरिकता के बारे में बताता है। जैसे भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में, अधिकार के बारे में बताता है भाई अनुच्छेद 8। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 9 क्या कहता है। अनुच्छेद 9 को अनुच्छेद 6 से रिलेट करेंगे भाई हम। अब अनुच्छेद 6 आपको मैंने बताया था कि जो भारत आ गए हो, 7 जो पाकिस्तान चले गए हो, 8 जो भारत के बाहर रह रहे हो भाई, उनके बारे में नागरिकता के बारे में बता रहा है। ठीक है, 9 क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारत का नागरिक न होना। इसके बारे में मैं बता दूं कि वह व्यक्ति जिसने अपनी नागरिकता स्वेच्छा से त्याग दी हो। ठीक है भाई, जैसे 6 महीने क्या बताया था, 6 वे व्यक्ति हैं जो भारत आ गए भाई 19 जुलाई 1948 से पहले। अब 6 को उल्टा कर दो, ये होगा भाई 9। अब क्या है, जो 6 भारत में आए थे, अब क्या है, वो भारत से स्वयं चले गए भाई। तो 9 क्या है, 9 में उन्होंने स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दी भाई। आई होप कि आपको 6 और 9 समझ में आया होगा भाई। अनुच्छेद 10 क्या कहता है आपका? अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जैसे हमारे और आपके नागरिकता अभी भाई क्या है, बनी हुई है, तो अनुच्छेद 10 बता रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई अनुच्छेद 11। आपको कुछ याद ना हो
लेकिन 11 भाई विशेष आपको याद होना चाहिए। नागरिकता के बारे में विधि यानी कानून, सॉरी, नागरिकता के बारे में विधि यानी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यानी जब भी नागरिकता के बारे में कोई विधि बनेगी या कोई कानून बनेगा तो भाई ये कानून सिर्फ और सिर्फ संसद ही बनाएगी भाई। और संसद इस कानून का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत करेगी? तो अनुच्छेद 11 के तहत भाई इसका प्रयोग करेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, मान लिया मैंने कि संविधान यानी अर्थात सॉरी नागरिकता के बारे में जो भी विधि बनाएगी वो संसद बनाएगी, ठीक है, जो भी कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी। क्या संसद ने नागरिकता के बारे में कोई विधि बनाई है? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं भाई पहले, ठीक है। तो अब देखते हैं कि संसद ने कब कब नागरिकता से संबंधित विधि बनाई है। आपको मैंने अभी बताया है कि अनुच्छेद 11 के तहत संसद जो है नागरिकता के बारे में विधि या कानून बनाएगी। तो अगली हेडिंग मैंने दी है कि संसद की नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति, ठीक है। तो संसद ने इसका प्रयोग कब किया था? तो इसका प्रयोग सबसे पहले किया था 1955 में, जो आज भी प्रासंगिक है भाई, जो आज भी रिलीवेंट है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, हमेशा इसी में ज़्यादातर संशोधन होते रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हेडिंग है ये, तो इसमें दो चीज़ है संसद के पास। या तो संसद कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आदमी, और नागरिकता का त्याग किस प्रकार से कर सकते हैं, कितने आधार हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नागरिकता का अर्जन यानी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। दूसरा है कि नागरिकता का त्याग कैसे किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर नागरिकता छोड़नी हो या त्यागनी हो तो उसके 3 आधार हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से आधार हैं। सबसे पहले है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से, और पांचवा है क्षेत्र अर्जन से, ठीक है भाई। त्याग कैसे सकते हैं? त्याग सकते हैं किसी अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर ली जाए तो अपने देश की नागरिकता का त्याग हो जाएगा। नागरिकता का स्वयं त्याग करने पर अगर स्वयं त्याग दी जाए, या तीसरा क्या है, भारत सरकार द्वारा नागरिकता का लोप करने से, यानी अगर भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन लेती है तो। कभी कभी आपको बता दूं कि नागरिकता प्राप्त करने के जो 5 आधार हैं, पूछ लेता है कि कौन सा आधार नहीं है। तो भाई जो 5 आधार है ना, इसकी एक ट्रिक भी है, सभी किताबों में लिखी भी होती है। जैसे ट्रिक है क्षेत्र जब देश में पंजीकरण हुआ, ये ट्रिक है। तो क्षेत्र का मतलब क्या है? पहला है कि क्षेत्र अर्जन से, दूसरा है जय का मतलब है जन्म से, वय का मतलब है वंश परंपरा से, देश का मतलब है देशीकरण से, और पंजीकरण का अर्थ भाई पंजीकरण से। आई होप आप समझ पाएंगे भाई, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम देखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने या अर्जन करने के वो 5 तरीके कौन कौन से हैं। तो हेडिंग है नागरिकता अर्जन करने के तरीके। तो कितने तरीके हैं भाई? तो 5 तरीके हैं। उनमें से सबसे पहला तरीका है जन्म से, यानी हमने जन्म से कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त की है, यानी जन्म से यानी बाई बर्थ। इसमें कहता है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं यानी अगर कह लगूँ मैं, मेरा जन्म 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, या तो इस दिन हुआ हो या इसके बाद हुआ हो, ठीक है। अगर मेरा जन्म 26 जनवरी को या 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो तो मैं भारत का नागरिक माना जाऊंगा। लेकिन क्या है, इसमें कुछ खामियां थी। खामियां क्या थी कि सिर्फ क्या बोला है,
कोई व्यक्ति जिसका जन्म, यानी अभी मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है तो मेरे बारे में बोल रहा है भाई, सिर्फ मैं ही। ठीक है, इसमें खामियां क्या थी? इसमें खामियां ये थी कि आपको पता है कि हमारे संबंध उस समय पाकिस्तान से बिगड़े हुए थे, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान से भारत पे आ गए थे अवैध तरीके से। महिलाओं के साथ संबंध बनते थे, बच्चा पैदा होता था, ना तो माँ की पता है ना बाप की पता है। ठीक है, जो इसमें ये खामियां थी। तो हमने क्या है, एक संशोधन किया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। जब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 किया गया तो इसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी। कि इसमें चीज़ें क्या जोड़ी कि जन्म के समय, जब उसका जन्म हुआ था, यानी 26 जनवरी या 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यानी अब इसमें क्या शर्त जोड़ दी कि जब जन्म उसका 26 जनवरी को हुआ है या उसके बाद हुआ है, या तो उसका माता या उसका पिता, इनमें से कोई एक भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, अब भी इसमें कुछ खामियां रह गई थी। अब दिसंबर 2004 में फिर से एक संविधान संशोधन किया। फिर क्या बोला कि जन्म के समय उसके माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए। यानी जन्म के समय क्या है, अब उसके माता भी नागरिक होने चाहिए और उसके पिता भी नागरिक होने चाहिए। अगर ये शर्त पूरी नहीं है तो इसमें एक शर्त क्या, अथवा यदि एक भारतीय है तो दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यानी मान लो एक तो भारतीय है, मान लो मेरी माता भारतीय है और पिता क्या है ना, पिता अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यानी उसके पास इलीगल पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, उसे किसी प्रकार की कोई सजा नहीं बुली होनी चाहिए, यानी क्या है ना, वो वैध प्रवासी होना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, इसमें कंडीशन यह है कि 26 जनवरी 1950 को जिसका जन्म हुआ है या इसके बाद किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह भारत का नागरिक होगा, बशर्ते उसकी माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर दोनों है तो तब भी वो नागरिक माना जाएगा, अगर एक है तब भी नागरिक माना जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए दूसरा पार्टनर। अब नागरिकता को प्राप्त करने का दूसरा प्रावधान है वंश परंपरा, यानी वंश परंपरा बाई डिसेंट। ये कहता है कि भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे मान लो, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे फादर मान लो चले गए थे कनाडा, ऐसे मान लो उसको, ठीक है, कनाडा चले गए थे। अब मेरा जन्म जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। कहाँ पे? कनाडा में। ठीक है, अब मेरा जन्म तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ होता, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ कि मान लो मेरे पिताजी जो है वो भारत के नागरिक भी हैं। ठीक है, उस समय जो है मेरे पिता जो है भारत के नागरिक भी हैं, तो क्या है, मैं भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता हूँ। अगर मेरा जन्म 26 जनवरी या 26 जनवरी के बाद किसी देश में होता है, अगर किसी देश में होने के बाद जन्म के समय मेरे पिताजी जो हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए, तो मैं भारत का नागरिक हूँ। लेकिन इसमें कुछ खामियां थी। भाई मान लो अगर मेरी माता मुझे कनाडा लेके जाती, अगर मेरी माता कनाडा जाती और वहाँ मेरी माता को बच्चा होता, तो इसमें तो प्रावधान है कि उसका पिता होना चाहिए। तो समस्या थी। इस समस्या का निदान करने के लिए 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, संशोधन क्या था? संशोधन में ये कहा गया 1992 का संविधान संशोधन हुआ कि माता या पिता
दोनों में से कोई भारतीय हो, यानी या तो माता भारतीय हो सकती है या पिता भारतीय हो सकता है। लेकिन इसमें अभी भी कुछ खामियां थी। तो 2004 में एक संविधान संशोधन और हुआ। इसमें कहा गया कि बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में उसके नाम का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण न हुआ हो। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा हुआ है तो 1 साल के भीतर भारतीय दूतावास को इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, या इसमें केंद्र सरकार की परमिशन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तब जाके उस बच्चे को भी जो है अप्रूवल मिल पाता है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो शर्त हमने लिखी है, इस शर्त में क्या नया है और क्या पुराना है। भाई मान लो बच्चा हो गया, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। अब मान लो कल इन दोनों के बीच तलाक हो जाता है, तो वह बच्चे का क्या होगा? क्योंकि 2004 में जब संशोधन हुआ था, इससे पहले क्या था कि हस्बैंड और वाइफ में तलाक हो जाने के बाद बच्चे की नागरिकता पर प्रभाव पड़ता था। तो भारत सरकार ने 2004 में एक संविधान संशोधन किया और उसमें यह बोला कि बच्चे के 1 वर्ष के भीतर या तो केंद्र सरकार को वो सूचित कर दे या जो भारतीय वाणिज्यिक दूतावास है वहाँ जाके बता दे कि ऐसे ऐसे हमारा एक बेबी हुआ है, वहाँ पे उसका नाम पता और रजिस्ट्रेशन करा दे। ठीक है। अब एक नोट में बात है, भाई नोट क्या है? भाई नोट में इसमें कहने का मतलब है कि यदि कोई नाबालिग शिशु 2 देशों की नागरिकता पाने का अधिकार रखता है तो उसके बालिग होने पर उसकी इच्छा अनुसार नागरिकता का रख रखाव होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? भाई मान लो जो बच्चा अब कनाडा में था, ठीक है, अभी उसका 1 साल, जब 1 साल का वो हो गया था तो भारतीय दूतावास में इसका पंजीकरण भी करा दिया। लेकिन जब ये 18 साल का हुआ तो इसके पास 2 राइट्स दिए गए कि या तो आप कनाडा की वो देख लो नागरिकता दे लो, या आप इंडिया की नागरिकता ले लो। अगर आप इंडिया की नागरिकता लेते हो तो कनाडा की आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप इंडिया की नागरिकता लेते हो तो आपको क्या है, शपथ पत्र देना पड़ेगा, पासपोर्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी भाई। ठीक है, यानी आपको कनाडा का पासपोर्ट त्यागना पड़ेगा और इंडिया का शपथ पत्र वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है भाई। आगे हम देखते हैं कि तीसरा जो आधार है वो पंजीकरण है, यानी बाई रजिस्ट्रेशन। यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर हम किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता उन लोगों को प्राप्त होगी जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यानी जिनके पूर्वज, यानी पूर्वज भी कब कब के, जिनके पूर्वज 4 पीढ़ी तक जो भारतीय रहे हो, यानी जिनके पूर्वज यानी खुद वो आदमी, बाबा, पिताजी, बाबा, पड़बाबा, ये सब भारतीय रहे हों, तो इनको बोलते हैं PIO, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी इनका जो ना भारत में उद्भव, इन लोगों का भारत से उद्भव हुआ हो, यानी इनके माता रहे हो या इनके बाबा रहे हो, पड़बाबा रहे हो, यानी इनके 4 पीढ़ी जो ना वो भारतीय रहे हो। तो क्या बोलता है, भारतीय मूल के विदेशी कैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये लोग भारतीय मूल के ही हैं, यानी कभी ना कभी इनके परिवार में से इनके बाबा, पड़बाबा, इनके पिताजी भारतीय रहे हों। ठीक है, जिनके पूर्वज 4 पीढ़ी तक भारतीय रहे हों। ठीक है, अब मान लो जिनके पूर्वज भारतीय रहे हो और वो पंजीकरण करते हैं तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी। ठीक है, आवेदन से पूर्व उन्हें 7 वर्ष भारत में रहना होगा। जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे आज डेट है, मान लो 5 तारीख 4था महीना 2024। ठीक है, मान लो आज कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो इसके लिए पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि वह लगातार पीछे 1 साल तक, यानी 12 महीने तक वो, पहली बात तो भारत में रहा हो। देखो लगातार शब्द है, वो 12 महीने तक लगातार भारत में रहा हो, यानी 5
अप्रैल 2024 को जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो 5 अप्रैल 2023 से इंडिया से बाहर ना गए हो भाई। ठीक है, पहली बात तो। और दूसरा क्या है कि उसने आवेदन से पहले, यानी जो आवेदन कर रहा था ना, इससे पहले 7 साल में भारत में रहा हो भाई। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है, ठीक है। अब क्या है, वो आवेदन कर देगा, आवेदन करने के बाद उसको स्वीकृति मिल जाएगी और फिर क्या है, वो भारतीय नागरिकता के लिए पात्र वो हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो नागरिकता बताई थी आपको, अभी उसी में दूसरा क्लोज और है भाई, शादी भी कर सकते हैं। जैसे भारतीय नागरिक, नागरिक में आपकी स्त्री भी आ जाएंगी, पुरुष भी आ जाएंगे, से विवाह करने वाला व्यक्ति कैसे नागरिक बन सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई या तो भारत की महिला से शादी कर ले या कोई विदेशी महिला भारत के पुरुष से शादी कर ले। शादी होने के बाद वो किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे भाई। ठीक है, इसके बारे में बताएगा। तो क्या कहता है, आवेदन से पहले 7 वर्ष का निवास होना जरूरी है। आवेदन से पहले, ठीक है, आवेदन करेगा, आवेदन करने के बाद उसको स्वीकृति मिलेगी, स्वीकृति मिलने के बाद उसके नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने जो पीछे बताई नोट, आवेदन से पहले लगातार 12 महीने तक भारत में निवास करना अनिवार्य है भाई उसका जो। ठीक है, जो अभी पीछे मैंने शर्त बताई है कि जब आवेदन से पहले उसको 12 महीने निवास करना बहुत ज़रूरी है। और ये 7 वर्ष है ना भाई, ये कई बार पेपर में पूछा भी गया भाई कितने वर्ष तक रहना आवश्यक है, तो भाई 7 वर्ष तक। ठीक है, अगला है भाई देशीकरण के आधार पर, बाई नेचुरलाइजेशन, यानी ये चौथा क्लोज है भाई। ना तो देखो ये सबसे हटके है, अभी हमने जो 3 पढ़े हैं जन्म के आधार पर, ना तो इनका देशीकरण के आधार पर किसको मिलेगी। देखो, ना तो इनका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, ना ये पंजीकरण के आधार पर नागरिकता स्वीकार कर सकते हैं। यानी जो अभी मैंने 3 आधार बताए हैं उनमें से कोई भी आधार इनके पास नहीं है जो देशीकरण के लिए आवेदन करते हैं भारत में नागरिकता के लिए। ठीक है, पहले इसको देखते हैं भाई। और मैं आपको बता दूं, यही वो मुद्दा है जो करंट अफेयर में जुड़ा हुआ है भाई, देशीकरण के आधार पर, यानी नेचुरलाइजेशन के आधार पर हम किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसमें देखो शब्द है देशी, यानी ये कह रहा है कि हम अब देशी हो गए हैं। तो हम देशी कैसे हो गए भाई, वो देखेंगे। पहली बात तो मैंने आपको बताया है कि इसमें विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, यानी सिर्फ विदेशी, यानी ना तो उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, ना उनका जन्म भारत में हुआ है, ना उनका जन्म विदेश में हुआ, सिर्फ क्या है, विदेशी ही है भाई। ठीक है, अब उसका दूसरा प्रावधान क्या है, भारतीय नागरिकता से पहले, यानी जब आवेदन करेगा उससे पहले वह कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो। जो पहले कंडीशन बताई थी कि कम से कम 12 महीने से तो लगातार वो भारत में रहना जरूरी है। ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या है, 1 वर्ष से पहले भी, यानी लगातार तो रह रहा हो, 1 वर्ष से पहले भी कुल मिलाकर कम से कम 14 वर्षों में से 11 वर्ष तक भारत में वह रहा हो। इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो अभी भाई आपकी चल रही 2024, ठीक है, यानी 14 वर्षों में से 14 वर्ष कब हो जाएंगे, आपको मैं कह दूं 2010, वो भाई 2010 से लेके और 2024 तक, इन 14 वर्षों में से भाई 11 साल इंडिया में रहा हो। भाई मान लो वो 2015 तक रहा हो 5 साल, फिर 1 साल अपने घर चला गया हो, 6 साल होगी, फिर मान लो वो 5 साल रहा हो, फिर मान लो 1 साल चला गया हो। तो इन 14 सालों में से क्या है ना, वो 11 साल इंडिया में रहा हो भाई। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि वह लगातार 1 साल तक जब पंजीकरण वो करेगा, मतलब नेचुरलाइजेशन के आधार पर, तो उसे 1 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा जिस दिन से वो पंजीकरण करेगा। ठीक है, आगे जैसे पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में रहा हो। इसके लिए एक और है कि 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। भाई तभी तो हम कहेंगे वो देशी हो गया है।
भाई मान लो उसको हिंदी बोलनी आ गई है, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें से एक भाषा उसको आनी चाहिए। जो हमारी 22 भाषाएं हैं अभी, तो उसमें से एक भाषा उसको पूरी तरीके से आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे भाई कि वो देसी हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई करंट का प्रावधान क्या है। जो करंट में मुद्दा छिड़ा हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये क्या है? ठीक है, अभी इसमें 4 स्लाइड है। इसमें क्या है, संशोधन जो है, एक तो देशीकरण की अवधि में कमी आ गई है, इसमें देश के बारे में बताया गया है, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बताया गया भाई, और एक तिथि भी बताई गई है। तो देशीकरण की जो तिथि थी मैंने आपको बताई थी अभी, जो 11 साल, 14 सालों में से 11 साल तो रहना चाहिए। अब इसे 11 साल से घटा के कितनी साल कर दी भाई? 5 साल कर दी। पहली बात तो कि अब देशीकरण के लिए भाई वो 5 साल भारत में रहना जरूरी है। अब 3 देश इसमें निर्धारित किए गए, कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। यानी इन्हीं 3 देशों के को जो है देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। और इन 3 देशों में से इसके 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध। आपको याद रखना है कि भाई मुस्लिम इसमें नहीं है भाई। ठीक है, ठीक है। एक तिथि भी इसमें करी गई है कि 31 दिसंबर 2014, सॉरी 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले जो व्यक्ति भारत आ गए हों। भाई क्या है ये मुद्दा? क्या है ये मुद्दा? है अवैध प्रवासी के लिए। कि मान लो भाई, आपने सलमान खान वाली मूवी देखोगे बजरंगी भाईजान, जो तारों के नीचे जाता है। अभी क्या है, ये डाउट हुआ था कि कुछ लोग भारत में अवैध आ गए थे, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया कि 31 दिसंबर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 को जो भारत आ गए हो, लेकिन वो कौन से देश के होने चाहिए? 3 देशों में से कोई एक हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, और इन 6 समुदाय में से हो। ठीक है, तो वो क्या है ना, वो भारत की नागरिकता के लिए प्रावधान करने के लिए क्या है, वो योग्य है भाई। अगला प्रावधान है भाई भूमि अर्जन द्वारा, यानी क्षेत्र अर्जन द्वारा, बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। इसमें कह रहा है यदि भारत सरकार किसी नए भूभाग को अर्जित कर सकती है, यानी ये कह रहा है कि यदि भारत सरकार किसी नए भूभाग को, यानी कोई भी नया भूभाग है जिसे भारत सरकार अर्जित कर लेती है अपने हिस्से में, तो जिस हिस्से में उसका विलय किया जाएगा तो वे खुद ही भारत के नागरिक हो जाएंगे, जिस हिस्से को भारत विलय करेगा। ठीक है, यानी जैसे इसका एग्जाम्पल है गोवा, पांडिचेरी, सिक्किम का विलय। कहने का मतलब यह है कि मान लो सिक्किम का जब हमने विलय किया, ठीक है, तो जब सिक्किम को हमने 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत विलय किया, तो जो सिक्किम के लोग थे वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए थे। जैसे मान लो अभी हम पाकिस्तान को मान लो हम भारत में विलय कर लें, तो पाकिस्तान के ऑटोमेटिक लोग अपने आप ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। मान लो कल बांग्लादेश ये कहता है कि हमें अपने देश में मिला लो, तो बांग्लादेश भी अपने आप जब भारत में मिलेगा तो उसके लोग भी स्वयं ही भारत के नागरिक हो जाएंगे भाई। अब हम देखेंगे कि नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है। अभी हमने 3 प्रावधान पढ़े थे कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर, और भारत सरकार अगर उसकी नागरिकता छीन ले तब। ठीक है, अब सरकार किन आधारों पर नागरिकता छीन सकती है भाई, यानी जो तीसरा प्रावधान है इसके बारे में बता रहा है भाई कि सरकार किस प्रकार से नागरिकता छीन सकती है। पहला कि संविधान के प्रति अनिष्ठा रखने पर। आपको पता है कि जब कोई भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसको संविधान की एक शपथ लेनी पड़ती है निष्ठा की। अगर वह अनिष्ठा करता है तो संविधान या भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन लेगी। युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, क्योंकि ये बहुत चर्चा में मुद्दे छिड़े रहते हैं कि गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, फोटो दिखाए देते हैं हस्बैंड वाइफ की। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर। अगर
5 वर्ष के भीतर, यानी 5 वर्ष उसको हो गए नागरिकता प्राप्त किए हुए और 2 साल की वो सजा पा लेता है तो भी भाई भारत की नागरिकता छिन जाएगी। अगला है लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर। अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रह रहा है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता भी छीन सकती है। ऐसा नहीं कि 7 साल तक लगातार कोई रहेगा तब भी नागरिकता छिन जाएगी, लेकिन उससे पहले भारतीय दूतावास या केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा भाई। अब हम कुछ शब्दों की भी चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें जो फैक्ट छिपे हुए हैं भाई वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि आपको एक बेसिक नॉलेज के बारे में भी ये जानना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय डायस्पोरा या इंडियन डायस्पोरा किसे कहते हैं। यानी मैं आपको एक शब्द में बोल दूँ कि ये भारतीय डायस्पोरा जो है ना, ये हम ही लोग हैं, लेकिन हम क्या है अपनी धरती पे ना रहकर विदेशों की धरती पे रहते हैं, बस इसे कहते हैं भारतीय डायस्पोरा। भारतीय डायस्पोरा उन लोगों को कहा जाता है जो किसी न किसी रूप से भारतीय नागरिकता से संबंधित रहे हैं, लेकिन वे अब भारत में नहीं रहते हैं बल्कि विदेशों की धरती पर रहते हैं। ठीक है, भारतीय डायस्पोरा को 3 भागों में बांटा गया। एनआरआई यानी अनिवासी भारतीय, पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति, इसको हम पढ़ भी चुके हैं पीछे जो है, द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तीसरा आपका जो है ओसीआई भारत के सीमा पारीय नागरिक या समुद्र पारीय नागरिक। पहली बात करते हैं एनआरआई। आपने बहुत सब सुना होगा कि कोई एनआरआई आया है, एनआरआई आया है। जब आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे तो आपके एनआरआई के वहाँ पे ड्यूटी भी लगती है। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस। एनआरआई जो है नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक समय अवधि तक विदेश में रहते हैं। यानी क्या है, जो एनआरआई हैं वो पहली बात तो भारतीय नागरिक होते हैं हमारी और आपकी तरह। ठीक है, ये विदेश में नौकरी करने के लिए जाते हैं या कोई अपना काम धंधा, कोई व्यवसाय के लिए। और ये विदेशी धरती पर कितने दिन रहते हैं? 182 या उससे अधिक दिन। एक साल में 182 दिन या उससे अधिक दिन जो विदेशी धरती पर रहेगा उसे हम बोलेंगे एनआरआई। ठीक है भाई, जब हमारी और आपकी तरह है तो भारतीय पासपोर्ट भी धारण करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एनआरआई। एनआरआई में क्या है ना, जब आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे तो आपकी ड्यूटी भी लगेगी एनआरआई के वहाँ पर, जब वो अपने घर पे आते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं पीआईओ। हम पहले भी बात कर चुके हैं पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी ये वे लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में छुपी हुई हैं, यानी जिनके माता पिता, बाबा दादी, पड़बाबा या पड़दादी जो है भारतीय नागरिक रहे हैं, लेकिन अभी ये भारत के नागरिक नहीं है। ठीक है, तो पीआईओ जो है ये भारतीय नागरिक नहीं होते हैं। ठीक है, जो एनआरआई होते हैं वो भारत के नागरिक होते हैं, लेकिन पीआईओ भारत के नागरिक नहीं होते। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। यानी मूल क्या है, यानी इनकी जड़ें जो है ना वो भारत में ही छुपी हुई है। अर्थात भारतीय मूल के व्यक्ति कैसे हैं, अर्थात इनके माता पिता, दादा दादी, परदादा या परदादी भारतीय नागरिक रहे हैं। ठीक है, जो पीआईओ कार्ड है ये 2002 में शुरू किया गया था भाई। ठीक है, तथा कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्ष तक बगैर वीजा के भारत आ जा सकते हैं। यानी जब पीआईओ कार्ड 2002 में शुरुआत की थी, जिसने पीआईओ कार्ड ले लिया है तो उसको अगले 15 वर्ष तक भारत में बिना वीजा के आने जाने की अनुमति थी। क्योंकि उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि ये भारतीय लोग ही हैं, तो ये लोग भारत में आए, बिजनेस करें और विदेशों का पैसा भारत में लेकर आए भाई। ठीक है, अब पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति को एनआरआई के समान ही, यानी हमारे समान ही आर्थिक यानी पैसा में, वित्तीय अथवा शैक्षणिक सुविधाएं भी दी गई हैं। यानी अगर कोई पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई बिजनेस करने के लिए आ रहा है तो वो भारत में आ सकता है, उसको वही सुविधा मिली गई है जो एनआरआई को मिलती है। ठीक है, लेकिन इन्हें चुनाव लड़ने
मतदान करने तथा जमीन आदि खरीदने की सुविधा प्राप्त नहीं है। ठीक है, यानी ना तो ये मतदान कर सकते हैं, ना ही ये ज़मीन खरीद सकते हैं, ये सुविधा इनको नहीं है, ना ये चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर ये चुनाव लड़ते तो ये भारत के नागरिक होते हैं भाई। ठीक है, आपको पता है कि जो PIO है, अगर PIO ये ताजमहल घूमने जाते हैं, ताजमहल, तो इनसे वही शुल्क लिया जाएगा जो भारतीय लोगों से लिया जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई अंग्रेज आ जाए, अंग्रेज, तो अंग्रेज से भाई शुल्क ज़्यादा लिया जाता है भाई। ठीक है, अब देखते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे जो सिटीजन शब्द लगा हुआ है, तो सिटीजन का मतलब होता है नागरिकता, लेकिन यहाँ पे ये नागरिकता से संबंधित नहीं है। पहली बात तो OCI क्या है, वो PIO की तरह एक कार्ड है बस, कि हमने एक कार्ड दे दिया है कि आप इंडिया में आओ और इंडिया में व्यवसाय करो, काम करो, और जो विदेशी पैसा हो भारत में लेके आओ। ठीक है, OCI क्या है, क्योंकि आप जो है आप भारत के लोग हैं पहले से ही। OCI यह एक कार्ड का दर्जा है। ठीक है, कोई कार्ड है, अर्थात यह कोई नागरिकता नहीं है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। OCI कब शुरू किया था भाई, तो 2003 में शुरू किया था। तो एक समिति भी थी, ML सिंघवी समिति। OCI 2003 में चालू किया था, लेकिन PIO 2002 में चालू किया था। अब क्या है, सरकार ने जो है OCI और PIO, जो PIO 2002 में स्टार्ट किया था और जो OCI 2003 में स्टार्ट किया था, इन दोनों कार्डों को मिला दिया 2015 में और एक नया कार्ड बना दिया, OCI कार्ड होल्डर, OCI कार्ड धारक। वर्ष 2015 में PIO और OCI दोनों कार्डों का विलय कर दिया, जिसका नया नाम OCI कार्ड धारक यानी OCI कार्ड होल्डर रखा गया भाई। ठीक है, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ML सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही जो है 2003 में OCI कार्ड प्रारंभ हुआ था। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी भाई। अगर कोई भी सुझाव है भाई आपका, तो भाई आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी हो वो बताएं भाई। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।